इकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए। आपसे वेबिनार के लिए जो रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई आपको इसके लिए जुड़ना है, आप लोग उसमें जुड़े। मैं माशाल्लाह आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इस दौर में जहाँ पर जो रियल जिसका जरूरत है, दुनिया में बूम चल रहा है जिसका, और इसके आने की वजह से बड़ी हलचल और बड़ा बड़ा तहलका मचा हुआ है। ऐसे इस दौर के अंदर आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों के ताल्लुक से, या बच्चे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने की के लिए यहाँ जुड़े हुए, मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आप उन चंद लोगों में से है जो फिक्रमंद है अपने करियर के ताल्लुक से। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है, इस वेबिनार में मैं कोशिश करूंगा कि एआई होता क्या है, एआई की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो असर पड़ रहा है हमारी जिंदगी के ऊपर, और जो रियल मार्केट है दुनिया का उसके ऊपर, कितने शिद्दत से मार्केट का सिनेरियो चेंज हो रहा है, कितने शिद्दत से मार्केट का कहेंगे आपको फाइनेंस चेंज हो रहा है, ऑपरेशन चेंज हो रहा है, और पूरा निजाम जो है वो अगर 20 साल पहले किसी से पूछा जाए, और आज अगर वही सवाल जो आज जो हो रहा है इसका तस्वुर भी पूछा जाए कि 20 साल पहले क्या ऐसा पॉसिबल था क्या, कि ऐसी मशीन काम करेंगी, ऐसे कंप्यूटर्स काम करेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐप आएंगे जिनकी वजह से इतने काम होंगे जो आज के दौर में एआई की वजह से हो रहा है। तो शायद वो इम्पॉसिबल कहता, और वो कहता कि शायद इस जन्म में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन 20 साल में एक ऐसा रेवोल्यूशन आया जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर एक ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जिसमें हमें बोल्ड डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि अपने आप को कितना हम लोग चेंज करते हैं, कितना फ्लेक्सिबल रखते हैं, इसको अडॉप्ट करने में, इसको सीखने में, इसको समझने में, रिजिडनेस में, या इस अंदाज में कि एआई से कुछ नहीं होने वाला है। एआई ने अगर एक गलती कर दी, बॉस कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि किसी ने एआई से मदद लेकर अपने बच्चे को गलत दवाई दे दिया और उसके बच्चे को नुकसान हो गया। तो ऐसे जब न्यूज आती है तो हम लोग बहुत खुश भी हो जाते हैं। ऐसी गलतफहमी को हम लोग समझते हैं कि चलो भाई एआई ने नुकसान कर दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंसान के तर्ज पे उसको प्रिपेयर किया गया है। जैसे इंसान गलतियां करता है वैसे एआई भी गलतियां कर सकता है, लेकिन वो गलतियों से बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। तो एआई से मुझको फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी इंडस्ट्री को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेरे काम को फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखो एआई से ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, आज नहीं हो रहा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद उससे वो भी हो जो आपसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। आपसे वो कंपीटिंग ना हो, आपसे वो बड़े बड़े काम ना हो, आपसे वो बड़े बड़े चीजें ना हो जो उससे हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है आज के इस दौर के अंदर, जो बच्चे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए, पेरेंट्स जुड़े हुए, मैं उनको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम का मकसद दरअसल ये है कि हम लोगों को दुनिया का एक पस मंजर दिखाया जाए कि एआई क्या होता है, एआई की वजह से क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, एआई कैसे काम करता है, एआई का बेसिक क्या है, और अगर मुझे एआई सीखना है या मेरे बच्चों को एआई सीखना है तो उसका रोड मैप क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। अर्ली एज के अंदर मेरा बच्चा अगर अडॉप्ट करना चाहता है, अपने आप को इंप्रूव करना चाहता है, अपने आप को दुनिया के शाना बशाना कदम ब कदम साथ में चल तरक्की करना चाहता है, तो ऐसे दौर में कैसे मैं अपने बच्चे को या अपने आप को इंप्रूव करूं, सीखूं, करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से रोल्स इसमें होते हैं, और कैसे अपना मुस्तकबिल इस फील्ड में बनाओ। ओके, तो ये मोटे मोटे आउटलाइन से मेरे आज के सेशन के। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए इस सेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि भाई एआई क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दी करियर इन एआई। मेरा नाम एहसान सैयद है, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं एज अ करियर काउंसलर हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और साथ साथ मेरा बैकग्राउंड, इसके लिए मैं आपको थोड़ा जस्टिफाई करना शुरू कर दूं कि आई एम एन इंजीनियर ऑल्सो। आई एम बी एन एम ई इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर अपनी जिंदगी के 10 साल दिए हैं, 10 साल तक वहां पर एज अ लेक्चरर काम किया हुआ है। इसीलिए टेक्निकल बैकग्राउंड और सेल्फ हेल्प का बैकग्राउंड, करियर गाइडेंस का, काउंसलिंग का बैकग्राउंड। आई एम सर्टिफाइड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऑल्सो, और अभी तक मैं 400 से ज्यादा प्रोग्राम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दे चुका हूँ, शहरों में दे चुका हूँ, महाराष्ट्र, कर्नाटका, एमपी में भी जा चुका हूँ। और अभी फुल टाइम मैं इस फील्ड में हूँ कि बच्चों को गाइड करना। मैं किसी तरीके की जॉब नहीं करता हूँ। मेरे यंग अचीवर्स करियर गाइडेंस एक हमारी कंपनी है, उसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि टीचर्स ट्रेनिंग,
करियर गाइडेंस, मोटिवेशन, विमेन एम्पावरमेंट और पेरेंटिंग के वर्कशॉप से लोगों को किस तरीके से गाइड किया जाए, ताकि हमारा रोल एक क्लियर हो जाए कि हम एक बड़े रोल अदा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारा मकसद है कि लोगों को वो नॉलेज दे जो हम हमारे पास में अल्लाह ने दिया है। उसी तरीके से उसकी कड़ी एक ये है कि एआई इज अ बूमिंग इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, मार्केट एक्सपांड हो रहा है, नए नए ऐप्स आ रहे हैं, इसलिए समझना जरूरी हो जाता है कि एआई क्या है, क्या ये हमारे लिए है कि हम उसके सिर्फ यूजर है, या हम सिर्फ उसमें उसको यूज करेंगे। यूज करना एक अलग चीज है, एआई को इस्तेमाल करना एक अलग चीज है, और एआई का को डेवलप करना एक अलग चीज है। देखो, दो तरीके हैं। अगर मैं एआई को आसान लफ्जों में आपको समझाऊं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अगर मेरा स्क्रीन आपको नहीं दिखे तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे टोक सकते हैं। मेरा स्क्रीन भी और मेरा वीडियो भी आपको दिखना चाहिए। जैसा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेरा पहला आज का मुद्दा है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और कैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं, हमारे बच्चे कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पहले हम ये जानें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, और उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड के एग्जांपल्स दे दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट अ ऐसा एक मशीन जो इंसानों के जरिए का की जहानत वाला काम करती है। जो काम इंसान करते हैं वो काम करती है। जैसा इंसान का इंटेलिजेंस इस्तेमाल होता है वैसे काम करती है, उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आप देख रहे होंगे कि हम ऐसे एप्लीकेशन से घिरे हुए हैं और बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तो एआई का बूम आया है। आप लोगों ने अगर ये मोबाइल के अंदर देखा होगा, आपकी आवाज पर वो लॉक खुल जाता है, आपका चेहरा देखकर वो फेस रिकॉग्नाइज करता है और वो ऐप खुल जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद आप लोग अगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर अगर गए हो तो आपको पता चलेगा कि नीचे आती है द कस्टमर हु बॉट दिस आइटम आल्सो बॉट दिस। अगर मैं एक मशीन लर्निंग की किताब खरीद रहा हूं और किताब खरीदने के साथ साथ मुझे, अरे बीच बीच में किसी के फोन आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं एक किताब खरीदता हूं तो जिस इंसान ने किताब खरीदा है वो ये भी खरीदे। जैसे कि हम लोग किसी स्टोर में जाते हैं और शर्ट खरीदते हैं, और शर्ट खरीदने के बाद हमको दुकानदार कहता है कि जिस भाई साहब आपको पैंट भी खरीदनी है, कि मैं पैंट भी दिखाता हूं आपको। जाहिर सी बात है, कोई इंसान अगर पैंट शर्ट खरीद रहा है तो उसके ऊपर उसको पैंट लगेगी ही लगेगी। तो ये नॉर्मल दुकान में होता है, लेकिन अगर यही चीज हम ऑनलाइन से खरीद रहे हैं तो ऑनलाइन को कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज दिखानी है। तो उसमें कुछ एक ऐसा निजाम होना चाहिए, ऐसा एक इंटेलिजेंस होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली जैसे इंसान आपको रिकमेंड करता है उसी तरीके से वो आपको रिकमेंड करे। तो आप देखेंगे यहाँ पर रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर कि जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल खरीदने के बाद में आप देखेंगे मोबाइल का कवर, उसका टेम्पर्ड ग्लास के नीचे ऑप्शंस आते हैं, या उसके साथ में हमको वूफर लगने वाला है, स्पीकर लगने वाला है, या एयरपोर्ट लगने वाला है, माइक्रोफोन लगने वाला है, जो भी लगने वाला है वो दिखाते हैं आपको कि ये भी आप खरीद सकते हैं, इतने में मिलेगा आपको। तो ये भी एक तरीके का, आप इसको अगर कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइप है। इसको ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हैं। यानी रिकमेंड करना, किसी को किसी ने पैंट खरीद लिया तो उसको शर्ट भी दिखाना, उसको कोट भी दिखाना, उसको ब्लेजर भी दिखाना। क्लियर। उसी तरीके से अगर यही चीज इंसान के जैसे अगर कोई मशीन कर रही है किसी वेबसाइट के ऊपर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। ओके। स्पीच रिकॉग्निशन का मैंने एग्जांपल आपको दिया, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। फेस रिकॉग्निशन हो रहा है आपका, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल है। और उसके बाद आप सुनेंगे कि अभी तो ऐसे एप्लीकेशंस आने वाले हैं कि आप जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं कि रोबोट्स या एआई मशीन जो है आपके ऑपरेशंस करेगी। और अभी आपको लग रहा होगा कि ये करेंगी, कुछ सालों बाद करेगी, 10 साल बाद करेंगी, 20 साल बाद करेगी। अगर इस गलत फहमी में हम लोग हैं तो हम गलत है, क्योंकि ये करेंगी नहीं, कर रही है। बहुत सारे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस है,
बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन दुनिया के, बड़ी बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर ये ऑपरेशंस रोबोट के जरिए किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को रिप्लेस कर देंगी या इंसानों का जो काम है वो करेंगी, वो कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। ये इस प्रोग्राम का और इस वेबिनार को रखने का दरअसल मकसद ये है कि इससे ये नहीं दिखाने आपको कि फ्यूचर में ये इम्कानात है कि ऐसा रिवोल्यूशन आएगा, ऐसी चीजें होंगी, इंसानों के जो काम है मशीनें करेंगी। नो, ये सब कुछ आज हो रहा है, ये सब कुछ आज हो रहा है और ये नॉर्मल नहीं है। ये ये नॉर्मल हो गया है, आज के जमाने का नॉर्मल हो चुका है। एक सेकंड। पर लिंक, अब प्रोग्राम शुरू हो गया, 9:15 बज गए, अब लोगों के फोन धड़ाधड़ आ रहे हैं कि आप लिंक शेयर कीजिए। खैर, जो भी है, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप वक्त पर जुड़ गए थे, और मैं माफी चाहता हूं कि आपको डिस्टरबेंस हुआ। तो ये एग्जांपल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। अभी ये भी कहा जा रहा है कि रोबोट्स, जैसे कि अभी इंसान लड़ते हैं जंगों के अंदर, आगे जाकर रोबोट्स लड़ा करेंगे, यानी जानी माल नुकसान लोगों का कम होगा, और रोबोट्स बंदूकें चलाएंगे, रोबोट्स बॉम्ब फेंकेंगे, वगैरह वगैरह। ये अभी तो हो सकता है कि एडवांस कंट्री जो है इसको इस्तेमाल कर रही होंगी वॉर के अंदर, लेकिन ये आने वाले दौर के अंदर ये चीज भी पॉसिबल है। यानी इतना प्रिसिशन, और ऐसे काम जहां पर इतना रिस्क इन्वॉल्व है, ऐसे कामों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो दूसरे टूल्स है, ये तो आप देख रहे हैं। मैं आपको उसकी डेफिनेशन को और इलेबोरेट करने से पहले उसकी रियल टाइम एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। क्या अगर आपको मेल भी आता है, आपने देखा होगा, तो मेल आने के बाद में वो मेल कंपनी से आया है या वाकई वो रियल मेल है, वो कैटेगराइज हो जाता है। अगर वो कंपनी से आया है, प्रोमोशनल मैसेज है, तो प्रमोशन में चला जाएगा। अगर वो कुछ काम का नहीं है, उसमें कुछ गलत लिंक इन्वॉल्व है, तो वो स्पैम में चला जाएगा। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इन कामों को कहेंगे आप कि एक नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जनरल पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कि सारे काम नहीं कर सकते। रिकमेंडेशन सिस्टम वाला सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। मेल को डिटेक्ट करने वाला काम का है या नहीं काम का है, वो सिर्फ वही काम करेगा। या फिर किसी खास मकसद के लिए बनाया हुआ रिकमेंडेशन सिस्टम या कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी काम के लिए काम करेगा, वो ज्यादा दूसरे काम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, अभी ऐसे टूल्स भी आए, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर आपको बिजनेस में, देखिए चंद टूल का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अभी तो सैकड़ों और हजारों टूल्स आ चुके हैं। जो मोटे मोटे टूल्स और बड़े बड़े टूल्स जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि चैट जीपीटी हुआ, ग्रोक हुआ, या क्लाउड एआई हुआ, या आपका जेमिनाई हुआ, लामा हुआ। ये तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। इनसे कोई भी सवाल आप पूछेंगे, उसके जवाब आपको देंगे। पीपीटी बनाना है आपको, आपको इमेज जनरेशन करना है, आपको वीडियो जनरेशन करना है, जो काम आप इनको दे रहे हैं वो उसको टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में आपको बनाकर रेडीमेड दे देंगे, जैसे काबिल इंसान उस फील्ड का देता है, उससे भी बेहतर। तो ये टूल्स तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अभी और अगर आप मजीद देखेंगे, एक मैं स्पेशल लेक्चर लूंगा इसमें एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ एआई टूल्स नहीं है, मुझे बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने। तो एआई टूल जैसे बिजनेस में आप देखेंगे तो चैट सिंपल हुआ, हब स्पॉट हुआ, लेवेंडर हुआ। इमेज जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है मिड जर्नी, डेली। और वीडियो के लिए आप देखेंगे पीका, सिंथेसिस या हेजेन। एआई असिस्टेंट चैटबॉट के जैसे चैट जीपीटी उसका एग्जांपल है, वर्ड उसका एग्जांपल है। कोडिंग करना है किसी को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह कोडिंग करना है, मुझे वेबसाइट बनाते नहीं आती है, मुझे पाइथन नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मुझे कोडिंग सीखना है, तो मैं एआई टूल्स का इस्तेमाल कर कर वो जितनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोडिंग आती है वो सारे काम में कर सकता हूं। सोचिए आप, लोगों की जिंदगी लग जाती है कोडिंग सीखने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एम ई एम टेक पीएचडी करने में। उनके जैसा काम मैं कर सकता हूं इस्तेमाल कर कर। अभी हो रहा है राइटिंग के लिए, या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ऑटोमेशन के लिए, ये सारे कामों के लिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये तो हम कर रहे हैं। और इसमें कोई ऐसा छुपी बात नहीं है कि भाई हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई
वर्किंग मॉडल नहीं है या यूज केसेस नहीं है। चैट जीपीटी बोलिए, ग्रोक बोलिए या दिगर आइटम्स बोलिए, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी नैनो बनाना आया था, उसमें बहुत सारे आम लोगों ने भी उसका इस्तेमाल किया। ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने हो रही है, एंड दीज आर द रियल वर्ल्ड यूजेस ऑफ एआई। अब इस प्रोग्राम का मकसद दरअसल हमारा ये है कि भाई अब मुझे ये समझना है कि ये तो हो रहा है, तो ये एक्चुअल में होता कैसे है, इसमें होता क्या है, और मैं कैसे सीख सकता हूं इसको, मैं कैसे समझ सकता हूं इसको, और मैं अगर अपना करियर या अपने बच्चे का करियर इसमें बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊं। क्या ये इम्पॉसिबल है? क्या ये सिर्फ डेवलप कंट्री अमेरिका चाइना इन्हीं के लिए है कि हम भी इसी को सीख सकते हैं? तो मैं इन सारे सवालों का जवाब आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा। इसके एग्जांपल्स तो मैंने आपको दे चुका है कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, डेली लाइफ हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ऐसा इस्तेमाल हो रहा है जैसे इंसान से बेहतर काम आप करके ले लीजिए। क्लियर? तो अब सवाल आता है, मैंने आपको ये दिखाया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहां कहां पर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई व्हाट इज एक्चुअली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रियल डेफिनेशन क्या है। मैंने आसान लफ्जों में आपको कहा था कि ऐसा काम जो हमारे इंसान करते हैं, हम लोग करते हैं, वैसा ही काम उसी जहानत के साथ में अगर काम कोई मशीन कर रही है, कोई ऐप कर रहा है, कोई वेबसाइट कर रही है, कोई कंप्यूटर कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई इज द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय मशीन। जो मशीन, इंसानों का जो जहानत है वो मशीन उसके अंदर इंटीग्रेट कर लेती है, अपने आप में डाल लेती है, उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जाहिर सी बात है, एहसान के पास में जो नॉलेज है, वही नॉलेज अगर मशीन के पास में आ गया तो मशीन वही काम करेंगी जो एहसान करता है। लेकिन मशीन को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है कि वो गलती के चांसेस बहुत कम है, वो गलती करेगी भी नहीं। ये काम तो बड़ा लाजवाब हो गया भाई, ये तो एहसान रिप्लेस हो गया। तो यही एक मकसद है इस प्रोग्राम का कि हम इसको समझे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें हम लोग मशीनों को ट्रेन करते हैं, मशीनों को लर्न कराते हैं, उनको रीजंस देते हैं, उनको डिसीजन लेने के काबिल बनाते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे उसकी डेफिनेशन के अंदर कि मशीन को इस काबिल बनाना ताकि वो लर्न करे, अपने आप को ट्रेन करे, अपनी रीजनिंग क्लियर करे, समझे बात को और फैसले भी ले ले। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर उसको और कहा जाए तो एआई क्या है? डेटा, एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर। मतलब आसान लफ्जों में, यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी बात को हो सकता है कि ना समझे। मैं आपको ये बता दूं कि भाई उसके पास में बहुत सारी चीजें जाए, और एल्गोरिदम का मतलब होता है वो उसको समझे और समझकर उसको कंप्यूट करे। कंप्यूट मतलब उसको कैलकुलेट करे, उसको समझे और उसको उसके हिसाब से आंसर दे, डिसीजन मेकिंग करे। इसका काम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, यानी एक मशीन को हमें क्या करना है, जैसे कि इधर लगे इधर, ये मेरा बच्चा है, ये बच्चा है, या दूसरा वाला बच्चा है अभी बीच में जो आ रहा था, ये मेरा लड़का है। फॉर एग्जाम्पल, इसको इंट्रोड्यूस कराना आपके सामने मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मकसद ये है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको आपको रियल एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती कैसी। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देख रहे हैं कि ये अगर मेरा बेटा है और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ बच्चे हैं और उसके साथ में एक लेडी है। तो जैसा मैं एक बच्चे को ट्रेन करता हूं किसी काम के लिए, सपोज ये तो मेरा बच्चा भी बहुत बड़ा है, अगर ये बच्चा छोटा होता, मेरा एक छोटा वाला बच्चा भी है, उसको मैं बताऊं कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये अम्मी है, ये अब्बा है, ये भाई है, ये बहन है, मैंने उसको बता दिया। उसने गलती किया, उससे पूछा कि भाई बताएगा, तो वो नहीं, कभी माँ को बाप बोल रहा है, कभी बाप को माँ कह रहा है, भाई को चचा बोल रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर उसको मैं फिर से सिखाऊं, लर्न कराया, फिर लर्न कराया, तो फिर जैसा बच्चा बड़ा होता है, 1 साल 1.5 साल का, 2 साल का, तो हमें खुशी होती है, देखो ये अम्मा कह रहा है, देखो अब्बा को पहचान रहा है, देखो अम्मी कह रहा है, देखो ये कह रहा है। तो ये बार बार बताने के बाद में बच्चे ने क्या कर लिया? सीख लिया। अब यही चीज को मैं एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं कि भाई अगर ऐसा ही ट्रेनिंग अगर मैं किसी मशीन को दूं, अभी धीरे धीरे मेरा बच्चा 11 साल का हो गया, 11 साल का होने के बाद में उसको मैंने गलत चीजें बता से दूर रखा, अच्छी चीजों की तालीम दिया,
ये पढ़ना चाहिए, अरबी जाना चाहिए, मदरसा जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, अच्छी बात है, रोड ऐसे क्रॉस करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने का फल मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, स्टडी करोगे तो कामयाब हो जाओगे दुनिया में, अगर मेहनत करके कामयाबी हासिल करना है तो तालीम एक बहुत बड़ा जरिया है। ये सारी बातें बताया। अब ही इज प्रोग्राम्ड, वो क्या हो गया, प्रोग्राम्ड हो गया। अब अगर मैं उसको बोलूं कि स्कूल क्यों जाना है, तो उसके पास में रीजन भी है। स्कूल जाकर करना क्या है, ये भी ट्रेनिंग है, पढ़ना है, वहां पर मस्ती करना है, क्या करना है, लोगों के साथ में मिलना है, जुलना है, कितनी बातें करनी है, क्या करना है, ये सारी बातें उसको क्लियर हो गई। नाउ ही इज ट्रेन टू टेक द डिसीजन। अब उसके पास में डिसीजन लेने का पूरा पावर। अब वो डिसीजन ले रहा है, पढ़ रहा है। अभी भी मैं क्या करता हूँ, हमारी एक ट्रिक जो एक अमल है जो हम आपके सामने बता दूं, कि मैं कभी भी बच्चे को एग्जाम आने के बाद सेलिब्रेट नहीं करते हम लोग, कि रिजल्ट मेरा बच्चे ने टॉप कर लिया तो मैं सेलिब्रेट करूंगा, 20 में से 25 में मार्क्स लेकर आए, या टॉप कर लिया, फर्स्ट आया, सेकंड आया। हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एग्जाम खत्म होने के बाद। जैसे एग्जाम खत्म हो गया तो हम बनाते हैं एग्जाम कंप्लीट डे। उसका मतलब ये है कि एग्जाम कंप्लीट हो गया एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, कि आपने मेहनत किया, मेहनत किया, ताकि उसके जहन में ये बात जाए कि मेहनत करना जरूरी है। जितना हमसे हो सकता है मेहनत करना हमारा काम है। रिजल्ट अब कुछ भी आए, रिजल्ट कम ज्यादा आने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेहनत की आदत लग गई तो उससे रिजल्ट आते हैं जिंदगी के अंदर, चाहे वो पढ़ाई हो या दुनिया है। तो ये मैं सारी बातें जैसे उसको बताया। अब मैं चाह रहा हूं कि ऐसा ही काम मेरी मशीन करे। तो जाहिर सी बात है, ये इंसान के बच्चे को जैसे मैंने एबीसीडी सिखाया, उसको तरबियत सिखाया, या उसको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस सिखाया, जो जो काम करना है वो सिखाया, लैंग्वेज सिखाया, अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाया, अलग अलग बिहेवियर सिखाया, उसी तरीके से मुझे सिखाने पड़ेंगे मशीन को। तो सिंपल लफ्जों में एआई भी क्या करता है, जैसे मैंने इस बच्चे को ट्रेनिंग दिया, ये औरत जैसे उसके बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है, वैसे ही ट्रेनिंग का जो तरीकाकार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा। क्लियर हुआ? मुझे थम्स अप के जरिए बताइए आपको समझा कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया क्या जाता है, जैसे मैं अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहा हूं, जैसे मैं अपने बच्चे को ट्रेनिंग देना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, उसी तरीके से उसी नहज के ऊपर मशीन को भी सिखाया जाता है, और उसको कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका जवाब मुझे मिला? ओके ओके। वरना ऐसा समझूंगा मैं कि मैं ही बोलते जा रहा हूं और आपको सुने आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको नहीं भी समझ रहा है तो आप मुझे बता दीजिए पहले कि हमें नहीं समझा, सर आप रिवाइज कीजिए। मैं आसान लफ्जों में समझाने की कोशिश करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, जैसा मैं अपने बच्चे को सिखाता हूँ। जैसा बच्चा इंसान का है, ह्यूमन बींग का है, तो जैसा ह्यूमन बींग को हम लोग सिखाते हैं, अगर वैसी जहानत मशीन में डालनी है तो मशीन को सिखाएंगे। ओके, यही प्रोसेस होता है एआई। अब यही प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे और एआई को मजीद समझेंगे। क्या मशीन को एबीसीडी सिखाना है, ये सिखाना है, तो मैं कैसे सिखाऊंगा? ओके, उसके उससे पहले मैं जान लूं कि भाई अब मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने समझ लिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज होती है, जैसा मैं इंसान को से उम्मीद कर रहा हूं, जैसे नताइज इंसान से मैं कर रहा हूं, कि भाई इंसान को अगर मैं सवाल पूछूं तो इंसान उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में रह के जवाब दे। मैं इंसान को अगर कह रहा हूं हाँ बहुत ज्यादा होशियार बन रहा है, अब मेरे बोलने का तरीका, मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया उसको, तो वो बच्चा उसको जवाब वैसे नहीं देगा, हाँ हाँ होश आना में, जो करना है कर लीजिए। नहीं, आप वाकई होशियार बन हो गए बहुत, मैं उसको ऐसे अंदाज में कहूं, तो मेरे सेंटिमेंट और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से वो बच्चा समझ में आ जाएगा कि मुझे अप्रिशिएट करने के मूड में है। थैंक यू अंकल, आपने जो मुझे कहा। हाँ आजकल तो बहुत उड़ रहा है, बहुत ज्यादा शान मार रहा है। अब ये मेरे कहने का तरीका, मेरा टोन का तरीका, मेरा एटीट्यूड, मेरे सेंटिमेंट जो है बच्चे को समझ में आ रहे हैं, और बच्चा उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देगा। सिमिलरली ये सारी चीजें जो है मशीन में डालनी पड़ती है, और मशीन को ट्रेन किया जाता है। मशीन को ट्रेन किया जाता है, जैसे बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, उसके बाद वो मशीन चैट जीपीटी बनती है। उसके बाद वो मशीन जो है वो गूगल जैसे जेमिनाई बनती है, ओलामा बनती है। और जैसा आपने देखा अभी नैनो बनाना के अंदर मशीन ने किया,
तो उसको ट्रेन किया गया जैसा मैं किसी बच्चे को कर रहा हूं वैसा। क्लियर? अब इसके असर ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से मशीन को इतना ट्रेन किया गया, इतने नए नए मॉडल्स बनाए गए अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग टास्क के लिए। उसका नुकसान ये हुआ, उसका इम्पैक्ट ये हुआ दुनिया में। क्या आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, इन्होंने ले ऑफ किए, लोगों को निकाले। तकरीबन तकरीबन 12,000 लोग टीसीएस ने निकाली, कई हजारों की तादाद में विप्रो ने लोगों को जॉब से निकाल दिया, इंफोसिस ने कई हजारों लोगों को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उनमें गैप था, उनको वो स्किल्स नहीं आती थी जिसकी रिक्वायरमेंट आज के जमाने में है। वैसे इंजीनियर्स को निकाल दिया गया और उनके काम जो है वो मशीनों ने कर लिया, ऑटोमेशन ने कर लिया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आती है तब भी आप वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सारे काम आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारे काम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है तो वो कंपनी क्या करेगी, उसके जरिए वो टूल्स का इस्तेमाल करेंगी। जहां 25 लोग लगते थे वहां पर 5 लोग लगेंगे। इसकी वजह यह है कि 42.6 इंडियन ग्रेजुएट जो है वो एम्प्लॉयबल है, जिनको नौकरी पे रखा जा सकता है। एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भाई जो बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, इंजीनियरिंग के बोलो, बीएससी के बोलो, बीकॉम के बोलो, वो जॉब करने लायक है उसमें से सिर्फ 42%, यानी 58% बच्चे जो है एम्प्लॉयबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या काम करना है, वो स्किल्स उनके पास में महारतें है ही नहीं। जिसकी वजह से अगर ऐसे बच्चे अगर जॉब पर लग भी जाते हैं तो उनको ले ऑफ कर दिया जाता है। ये एआई की आने की वजह से नुकसान हुआ है, ये इंपैक्ट हुआ, उसका असर हुआ। 2030 तक ये कहा जा रहा है कि 30 मिलियन जॉब चली जाएंगी, ये भी रिपोर्ट कह रही है। क्या? ये अनुमान लगा रहा जा रहा है कि भाई 3 करोड़ नौकरियां जो है गायब हो जाएंगी। लेकिन खुशी की बात यह भी है कि 3 करोड़ 80 लाख या 8 लाख नई नौकरियां भी आएंगी। सिर्फ 3 करोड़ लोग निकलेंगे नहीं, एआई के आने की वजह से नए लोग आएंगे भी। जैसे कि आपने सुना होगा कभी कि अगर सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर टेस्ट करने वाले हुआ करते थे, कंटेंट डेवलप करने वाले, ट्रांसलेशन करने वाले, टाइप करने वाले, एक जबान से दूसरी जबान में कन्वर्ट करने वाले। अब ये सारे काम चैट जीपीटी कर रहा है, तो इनको कोई रखेगा क्या? नहीं रखेगा, जाहिर सी बात है, ये एब्सोल्यूट हो गया। लेकिन नई चीजें भी आई। अभी आप देखिए, पूना के एक लड़की है और एक मैंने पटना की लड़की का 2 एग्जांपल देखा था। वो लड़की क्या करती है पता है? वो लड़की चैट जीपीटी और उसके जैसे ऐप का इस्तेमाल करती है और कंपनियों को वो चीज बनवा कर देती है। देखो, हम कह रहे हैं कि भाई मुझे ये बना कर दो, एक इमेज बना कर दो, तो जाहिर सी बात है मैं मिड जर्नी पे जाऊंगा, डेली पे जाऊंगा या फिर चैट जीपीटी पे जाऊंगा और उसको कहूंगा कि एक ऐसी इमेज बना कर दो जो फला फला शख्स ऐसा खड़ा हो वैसा खड़ा हो, और मुझे इमेज बन के आ जाएगी। लेकिन ये सिंपल बात नहीं है, ये डालने के का भी एक इल्म है, सवाल पूछने का भी एक इल्म है। मैं इसके एग्जाम्पल के जरिए बताऊं आपको। इधर आओ उमर, एक बच्चे को मैं कहूं, छोटे बच्चे को, कि बेटा पानी लेकर आ जा। ये तो खैर बड़ा है, मेरा दूसरा बच्चा है, इसको, इससे छोटे वाले को अगर मैं कहूं कि बच्चे पानी लेकर आ जा, अब मैंने उसको ये स्पेसिफाई नहीं किया कि पानी कौन सा पानी, पीने का पानी, हाथ धोने का पानी, या किसी और चीज के लिए पानी चाहिए मुझे। अब बच्चे ने पानी लेकर आ गया और मैं उससे गुस्सा कर रहा हूं, अरे मैं तेरे को पानी लाने के लिए कहा था, पानी नहीं लाया, पीने के लिए पानी मांगा था ना। तो बोले, बच्चा कहेगा मासूमियत से कि आपने तो स्पेसिफाई नहीं किया कि पानी आपको पीने के लिए चाहिए या हाथ धोने के लिए चाहिए। और फिर बच्चा को मैं डांट दूंगा। मशीन को भी इसी तरीके से है, अगर आप उसको सही सलीके से पूछे, सही कॉन्टेक्स्ट में पूछे। भाई मैं एक फ्रीलांसर हूं, मैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए इमेज बनाने का काम करता हूं, तो मुझे एक अमेरिका की कंपनी जो कि सेल्स करती है, ड्रेसेस सेल करती है, उनके लिए मुझे एक इमेज बनानी है, साड़ी की इमेज बनानी है। एक औरत है जो साड़ी पहनी हुई है और वो हावड़ा ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई है, उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं और वो मेकअप करके खड़ी हुई है, और मुझे ये दिखाना है कि उसकी साड़ी कितनी खूबसूरत है। अब ये मैंने क्या किया, पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया उसको, और मशीन जब बनाकर मुझे देंगी तो परफेक्ट देंगी। इस प्रोसेस को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और ये कर कर भी लोग कमा रहे हैं। तो ये मैं कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक एआई आएगा, बगैर नौकरियों को खाएगा, लेकिन एआई को इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ लोग लगेंगे जिनको उस चीज का नॉलेज चाहिए।
तो वो नौकरियां तो बढ़ जाएंगी मार्केट में, तो उसी तरीके से नई नौकरियां भी आएंगी। तो घबराने की हमको कोई बात नहीं है कि एआई हमारी नौकरी खाएगा, नौकरी खाएगा, लेकिन नई नौकरियां आएंगी भी। तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने बच्चों को अपग्रेड करना होगा, ताकि उनको वो चीज आए जो एआई के जरिए अपने आप को इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। इंडिया में आगे आप देखेंगे भाई 15 मिलियन एआई प्रोफेशनल्स की जरूरत है दुनिया में है, खैर ये इंडिया का नहीं है, दुनिया में, लेकिन 2.5 लाख से कम लोग है, तो इतना डिमांड अभी भी गैप खाली है। जनरेटिव एआई जिसको आना चाहिए, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट की इतनी ह्यूज रिक्वायरमेंट है, लेकिन उतने स्किल्ड वाले लोग अभी तक इतनी तादाद में नहीं है। 2027 तक लोग कह रहे हैं कि भाई हर साल 40% के रेट से एआई इंजीनियर्स की, डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उतनी तेजी से बच्चे स्किल को सीख नहीं रहे। ओके, तो खैर ये सारी चीजें थी, ये असरात हुए उसके, ये बताना आपको इसलिए जरूरी था कि हमारे जहन में अक्सर ये सवाल आता है कि भाई इश्यू है, प्रॉब्लम है। नुकसान भी हो रहा है भाई इसका, पीपीटी मेरी चेंज नहीं हो रही है। ओके, इसलिए बताना जरूरी था कि एआई की वजह से नुकसान तो हो रहा है, ये क्लियर कर लो। मैंने पहले आपको कोशिश किया कि मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूं कि एआई होता क्या है। आसान लफ्जों में मैंने समझाया आपको कि भाई जैसे हम लोग किसी बच्चे को ट्रेन करते हैं, उसी तरीके से किसी मशीन को ट्रेन करना, किसी ऐप को ट्रेन करना, और वो ट्रेनिंग के दौरान उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना ताकि वो सीख सके, ट्रेन कर सके और फैसले ले सके, और फिर उसको अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करना। ये दरअसल में एआई होता है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि बहुत सारे जॉब्स जो है मार्केट के अंदर चले गए, लेकिन बहुत सारे जॉब आएंगे भी। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है, हमें पॉजिटिव ख्याल के साथ में रहना है कि आने वाले दौर के अंदर हमें क्या करना है। ओके, खैर, अब मैं अब आगे जा रहा हूं। अब समझने के लिए मेरा एक पॉइंट कवर हुआ अभी कि एआई होता क्या है। मोटे मोटे अल्फाजों में मैंने समझाने की कोशिश की आपको, एग्जांपल्स देकर, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल देकर हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो एक्चुअल में कैसे काम कर रहे हैं, उसके से क्या नुकसान हो रहे हैं और क्या फायदे हो रहे हैं। अब हम थोड़ा टेक्निकल जाएंगे। टेक्निकल से मेरी डेफिनेशन ये है कि टेक्निकल जाना मतलब, अब आपको मैं कोर बताऊंगा कि एआई काम कैसे करता है, एआई काम कैसे करता है, एआई में होता क्या है। जैसा कि मैंने एक बच्चे को बताया, आइए आगे, मैंने आपको बताया कि मेरा लड़का जो है, ऐसे आप लोगों ने भी किया हो, मैंने कोई कमाल का काम नहीं किया, जैसे मैं अपने बच्चे को ट्रेन कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो हर आप लोग इंसान को सिखाते हैं, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा कैसे ग्रो करता है। सिमिलरली मैं आपको बताऊं, अगर कि अगर मुझे मेरे बच्चे को ट्रेन करना है, तो मैंने उसको क्या किया, अलग अलग चीजें सिखाया। वैसे ही अगर मुझे अपने बच्चे के अलावा अगर मुझे मशीन को ट्रेन करना है, तो मशीन को ट्रेन करने का प्रोसीजर क्या हो। तो एआई में होता क्या है मैं आपको बताऊंगा टेक्निकली, लेकिन मैं उसको टेक्निकली आपको बड़े आसान लफ्जों में समझाऊंगा ताकि आपको क्लेरिफिकेशन आ जाए। ओके, देखिए, ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप किया, कंप्यूटर पे आपने ए टाइप किया, ए आपने मैकेनिकल एनर्जी में को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन लिखकर आया फिजिकल फॉर्म के अंदर, इमेज के फॉर्म के अंदर ए लिखकर आ गया। आपने डी टाइप किया, डी लिखकर आ गया। तो जनरली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, आप उसको डेटा देते हैं, लेकिन मशीन के अंदर एक एल्गोरिदम होता है, यानी मशीन के अंदर एक दिमाग होता है, और वो दिमाग ये लगाता है कि कैसे ए को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे, फिर डिजिटल फॉर्म को कन्वर्ट करके कैसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे, और हमको एक रियल फॉर्म मिलता है उसका, ए की शक्ल। तो उसने क्या किया, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम उसके अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं कि वे अगर ऐसा होगा तो आपको वैसा करना है, वगैरह वगैरह, जो सॉफ्टवेयर में होता है जनरली, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन मशीन लर्निंग जो होती है, वो मैं आपको बता दूं कि मशीन लर्निंग में और नॉर्मल प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है। मशीन लर्निंग जो होती है वो इससे थोड़ी अलग होती है। यानी नॉर्मली क्या हुआ कि मैंने किसी एक इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद में अंदर एक प्रोग्राम लिखा। ओके, प्रोग्राम कैसा लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई एक कोई बैंक में काम करता हूं यहाँ पर, तो समझेंगे उस बात को कि भाई फॉर्म आया,
फॉर्म आने के बाद में उसको करना क्या है, उसको फिल करना है, फिल करने के बाद में डेस्क 1 पे जाएगा, डेस्क 2 पे जाएगा, डेस्क 3 पे जाएगा, फिर लोन सैंक्शन होकर मिल जाएगा। ये अंदर का प्रोसेस बैंक ने पहले डिसाइड किया, उसको कहते हैं प्रोग्राम। तो एक कस्टमर आया, उसने फॉर्म भरा, उसने मल्टीपल स्टेजेस पार किया और उसको बाद में लोन मिला या रिजेक्ट हो, ये प्रोसेस। तो ये बैंक का प्रोसेस जो डिसाइड किया गया, ये प्रोग्रामिंग है। और इनपुट क्या है, वो इंसान जिसको लोन चाहिए, और आउटपुट क्या है, उसको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अंदर का प्रोसेस किसने डिसाइड किया, बैंक ने डिसाइड किया। आप बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा, एसबीआई में जाएंगे तो उसका प्रोसेस अलग होगा। तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम बनाया कि अपने सिस्टम में कैसा चलेगा, प्रोसेस कैसा चलेगा, उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग में भी ऐसे होता था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप इनपुट दीजिए, अंदर एक प्रोग्राम लिखिए और आउटपुट मिलेगा आप, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता था प्रोग्राम लिखने के लिए। अब मशीन लर्निंग आपको मुझे सिखाना है। मशीन लर्निंग इसलिए सिखाना है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसके अंदर क्या होता है, उसको अगर टेक्निकल वर्ड में समझा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग और लर्निंग द मशीन। किसी मशीन को लर्न कराने के प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। वे मशीन को सिखाएंगे तभी तो वो काम करेगी ना। चैट जीपीटी को किसी ने सिखाया, किसी ने ट्रेन किया, तभी जाकर उसने काम करना शुरू किया। तो मुझे मशीन लर्निंग को सीखना है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना है। ओके, तो मशीन लर्निंग का वर्ड मैं जहां पर भी इस्तेमाल करूंगा तो समझ लो कि एआई एक बहुत बड़ा टर्म्स है। एआई में भी अलग अलग टर्म्स आएंगे, डीप लर्निंग भी आएगा, न्यूरल लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स भी आएगा, और क्या कहेंगे उसको आप लोग, जनरेटिव एआई भी आएगा, एजेंटिक एआई भी आएगा। तो एक ब्रॉड टर्म को ये बताया गया मुझे कि इंसान जैसा काम करता है वैसी मशीन करेंगे, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ हिस्से भी है। पहला हिस्सा ये है कि मशीन को मुझे सिखाना पड़ेगा, मशीन को लर्न कराना पड़ेगा ताकि वो प्रिडिक्ट कर सके, ताकि वो क्लासिफिकेशन कर सके और वो डिसीजन ले सके। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आप मैच देखते होंगे तो मैच में आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है। पाकिस्तान ने 140 रन बनाया 20 ओवर में और वो ऑल आउट हो गए। इंडिया खेलने के लिए आया, इंडिया खेलने के बाद में इंडिया के 2 ओवर के अंदर 2 विकेट चले गए और 5 रन बने। तो आप लोगों ने नीचे देखा होगा कि विनिंग परसेंटेज आता है, इंडिया के चांसेस विनिंग के कितने हैं और पाकिस्तान के चांसेस कितने हैं। तो वो कैसे हुआ, वो मशीन लर्निंग की वजह से हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। क्योंकि उसको बताया गया कि कितने विकेट से कितने असर पड़ता है और कितने रिजल्ट, उसके बाद बहुत सारा स्कोर उसके अंदर डाला गया और मशीन ने ये प्रेडिक्ट करके बता दी कि कौन कितना जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है, किसके कम। स्टॉक में किसके प्राइस जाएंगे, किसके प्राइस नीचे गिरेंगे, ये भी प्रेडिक्शन कैसे होता है, डेटा के। तो इसके लिए मुझे डेटा लगता है और डेटा के बेस के ऊपर मशीन को प्रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे बच्चे को अगर बताया ही नहीं कि रोड कैसे क्रॉस करते हैं, तो मेरा बच्चा रोड क्रॉस करने के लिए अपना दिमाग लगाएगा क्या? नो, मुझे बताना पड़ेगा कि रोड क्रॉस करने के नियम है, सेफ्टी रूल्स है, जहां पर वो आपका जेब्रा क्रॉसिंग होती है वहीं से करना है आपको, आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड से चढ़ना है, ये सिखाना पड़ेगा मुझे उसको। अगर मैंने नहीं सिखाया तो बच्चा रोड सेफ्टी के रूल्स फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो सिमिलरली मशीन को लर्न कराने के लिए सिस्टम क्या है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ब्रॉड फील्ड में कैसे काम करता है, मशीन लर्निंग, यानी जिसमें हम लोग सिस्टम को क्या करते हैं, डेटा के जरिए सिखाते हैं। उसके बाद में और अगर डीपर लेवल पे जाए, यानी मेरी मशीन जो है मेरे जैसा सोचे भी। अभी तो मैंने उसको सिर्फ बता दिया कि ये डेटा है, डेटा के बेस पर एक काम करना है। लेकिन अगर मेरी मशीन इंसानों जैसा सोचना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं डीप लर्निंग, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर एक मोइन कुरैशी मैम है, जैसे मोइन कुरैशी मैम मेरे सामने आएंगे तो मैं पहचान लूंगा कि मोइन कुरैशी मैम है। क्यों पहचानूंगा? मोइन कुरैशी मैम, इसका जवाब दीजिए आप, ताकि मैं आपको डीप लर्निंग समझाऊं। मशीन लर्निंग तो मैंने समझा दिया कि सिंपल फॉर्म में आपके अस्सलाम सामने। वालेकुम सर। जी मैम, अगर आप मुझे अभी बंबई में दिखे और मैं आपको देखकर ही पहचान लूंगा, तो कैसे पहचानूंगा मैं आपको? Maybe my information, my data is there in your phone or my picture is there in your phone. यस, फोन नहीं है, आपके सामने, मेरे सामने आएंगे तो आप जैसे मेरे सामने आएंगे तो आपकी शक्ल को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा कि शक्ल कहीं ना कहीं देखी हुई है। तो मेरे अंदर जो न्यूरल नेटवर्क्स है, वो अब न्यूरल नेटवर्क्स एक दूसरे को सिग्नल देंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये औरत है कौन। यस, ये मोइन मैम। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सिस्टम अगर न्यूरल नेटवर्क का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
मशीन में आ जाए तो उसको डीप लर्निंग कहते हैं। उसी तरीके से मशीन कुछ नया क्रिएट करे, इमेज बनाए, टेक्स्ट बनाए, उसको जनरेटिव एआई कहते हैं। और एक नया काम अभी हो गया है, अगर मेरा कोई एक ऐसा ऐप हो जो मेरे लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाए, जो ट्रेन में बुकिंग खाली है उसको चेक भी करे, और चेक करने के बाद में टिकट बुक भी कर दे, ऐसा पॉसिबल है क्या? कोई बताएगा मुझे, ऐसा पॉसिबल है? Yes, sir, possible. कहाँ पॉसिबल है मुझे बताओ, कौन सा ऐप है ऐसा बताइए मुझे। IRTC में मैं भी घर बैठा अवेलेबल। हूँ, नो नो, मैं घर बैठा हूँ, बस मैं हाँ। एक ऐसा कोई फ्लो बना दूं कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के बाद में मुझे मेरे यहाँ से मैं मेरे लिए वो चैट जीपीटी ऐसा कोई ऐप है, वो मेरे लिए काम भी कर दे, मेरी प्लानिंग भी कर दे, प्लानिंग के बाद में वहां मुझे कहाँ कहाँ जाना है उसका टाइम टेबल भी बना दे, और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर मेरी बुकिंग भी कर दे, वो चेक भी करे कि कौन सी ट्रेन में अवेलेबल है, और सब ये ऑटोमेटिक हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? कोई बताएगा मुझे अदर पार्टिसिपेंट में से, क्या ऐसा काम पॉसिबल है? ये हमको नहीं, लेकिन ऐसा काम पॉसिबल है, उसको कहते हैं एजेंटिक एआई। एजेंट्स होते हैं, यानी सिर्फ मशीन आपको अभी सवाल के जवाब नहीं देंगी, आपके लिए वो काम भी कर देंगी जो काम एक इंसान जाकर करता है, आपके लिए एजेंट करता है, उसको कहते हैं एजेंटिक एआई। वो अपने तौर पर डिसीजंस भी लेगा, सब चेक भी करेगा और आपको जवाब दे देगा। और उसके बाद में एक फील्ड होती है डेटा साइंस। और डेटा साइंस क्या करता है, जैसे कि आपने रिकमेंडेशन सिस्टम देखा कि एक अमेजोन की वेबसाइट पे बहुत सारे लोग गए, और बहुत सारे लोग जाने के बाद में बहुत सारे लोगों का लॉगिन हुआ, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रोडक्ट देखे। तो अब उसने ये बताया कि जो लोग जो मोबाइल खरीदते हैं उसमें से 70% लोग जो है मोबाइल के साथ में कवर भी खरीदते हैं, 20% लोग जो है मोबाइल के साथ में टेम्पर्ड ग्लास भी खरीदते हैं। ये सारी डेटा उसके पास में गया, और डेटा के से को उसने स्टडी किया और उससे इंसाइट निकाला ताकि बिजनेस बढ़े, और तब जाके उसने रिकमेंड किया कि आपको क्या दिखाना है, कवर दिखाना है या टेम्पर्ड ग्लास दिखाना है। दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। मशीन लर्निंग जिसमें हम मशीन को डेटा के जरिए ट्रेन करते हैं, डीप लर्निंग जिसमें हम लोग मशीन को ट्रेन करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए, जैसे दिमाग का इस्तेमाल जिसमें होता है। जनरेटिव एआई में हम लोग नई चीजें बनाते हैं। एजेंटिक एआई में हम ऑटोमेटिक हमारा मशीन काम करता है, उसको इतना ट्रेन करते हैं कि तो वो ऑटोमेटिकली लॉग इन भी करेगा, लॉग आउट भी करेगा, सारी चीजें करेगा, उसको एजेंटिक एआई कहते हैं। और डेटा के जरिए कुछ कंक्लूजन निकालना ताकि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, उसको डेटा साइंस कहते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? जज़ाकल्लाह। अब मशीन लर्निंग क्या होता है, मैं आपको मोटे मोटे अल्फाजों में बता दूं कि मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सिखाने का एक प्रोसेस है। कैसे सिखाने का प्रोसेस है, आपको यहां पर दिख रहा होगा कि मशीन लर्निंग जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग होती है, कंप्यूटर की, इनपुट दिया, अंदर एक प्रोग्राम लिखा, आउटपुट आया, ये वैसा नहीं है। इसमें थोड़ा चीज होता है, इसमें मशीन लर्निंग में हम लोग इनपुट भी देते हैं, डेटा भी देते हैं, और रिजल्ट भी देते हैं, आउटपुट भी देते हैं, दोनों चीज बता देते हैं। और कंप्यूटर जो है वो अल्गोरिदम बना लेता है, दिमाग बना लेता है कि अब आगे क्या करना है मुझे। ये आपको समझा नहीं होगा, मैं ये आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। ये क्या दिख रहा है आपको, बोलिए, तो ये बोलेंगे मुझे क्या है ये? कोई एक शख्स अपने आप को अनम्यूट करके बोल दे कि ये क्या है। ये मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल है जिसमें डेटा दिया जा रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट भी दिए जा रहे हैं, और अंदर एक एल्गोरिदम बन रहा है, कैंसर डिटेक्शन एल्गोरिदम। और कंप्यूटर जो है अपने आप से एक प्रोग्राम लिख रहा है और ये बता दे रहा है कि आगे क्या होगा। कोई बता सकता है कि ये क्या कर रहा है मोटा मोटा फिगर देखकर? सिंपल वर्ड में ये एक ऐसा काम है कि एक मशीन को मैं इनपुट दे रहा हूं, डेटा दे रहा हूं, डेटा में मैं एक्सरेज दे रहा हूं, आपको मशीन के अंदर एक्सरे दिख रहे हैं, मैं बहुत सारे एक्सरेज के फोटोज दे रहा हूं उसको। एक्सरेज के फोटोज जा रहे हैं, यानी एक्सरेज के फोटो जिसमें कोविड हुआ था, जिसमें कैंसर हुआ था, जिसमें निमोनिया हुआ था, और उसके ऊपर लिख के दे रहा हूं कि देखो ऐसे ये निमोनिया के सिंबल है,
ये जो है कैंसर के हैं, ये कोविड के हैं, ऐसे मैंने 1000 लाख अगर उसको दे दिया, तो देने के बाद में लेबल भी कर दिया कि ये कैंसर का है, ये कोविड का है, और ये अब उसके ऊपर मैं अननोन एक्सरे दे दूं जिसके ऊपर लेबलिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से पैटर्न बना लेगा जैसा ये बच्चा करा लेता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इधर बेटा, एक बच्चे को एक बच्चे को मैंने वो कहा, अगर सपोज एक तरफ मैं सवाल बोल रहा हूं, उसके आगे जवाब लिखे हुए, तो आपको फिर नेक्स्ट का जवाब देना है। जैसे कि एक के आगे उसका आंसर लिखा हुआ है 1, 2 के आगे लिखा हुआ है आंसर 4, 3 के आगे आंसर लिखा हुआ है 9, 4 के आगे आंसर लिखा हुआ है 16, 5 के आगे आंसर आपको लिखना है। बताओ 5 के आगे आंसर क्या आएगा? 25। क्यों? सही जवाब दिया इसने, आप मुझे बताइए, सही जवाब दिया क्या? जवाब सही दिया इसने, आंसर 25 आएगा। यस, कैसे आंसर दिया तूने, बताइए मुझे। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है। एग्जैक्टली उसने ये बताया, आपको अगर सुनाई नहीं दिया होगा तो उसने बताया कि मैंने भाई पैटर्न को देख लिया कि जब एक के आगे 1 लिखा हुआ है, 2 के आगे 4 लिखा हुआ है, 3 के आगे 9 लिखा हुआ है, सबके स्क्वायर लिखे हुए, तो 5 के आगे भी क्या आएगा, मतलब उसका स्क्वायर आएगा, तो वो आंसर होगा। सिमिलरली जैसे मशीन को मैंने अलग अलग एक्सरे दिखाया, तो उसने अपना पैटर्न बना लिया कि एक्सरे कोविड का ऐसा होगा, कैंसर का ऐसा होगा, निमोनिया का ऐसा होगा। तो तब उसने बहुत सारी चीजें सीख लिया, तब मैं उसको अगर कोई नई चीज बता रहा हूं, तो वो उसको क्या करेगा, एल्गोरिदम बना के एक अपना प्रोग्राम बना लेगा और कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद में सिंपली चीज क्या बता देगा, जितने उसके पास में डेटा है उससे कंपेयर करने के बाद में वो उसको आंसर दे देगा और बता देगा। सिमिलरली ऐसी चीज हमको ट्रेनिंग कराते हैं। ओके, इसको कहते हैं हम लोग मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने बच्चे को बताया अभी, पहला टाइप कि मैं मशीन को फैक्ट्स दे रहा हूं, वो लॉजिक बना रहा है और प्रिंसिपल जनरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क्स, ये अलग अलग एग्जांपल्स है। फेस ट्रिगर फेसबुक में जो होता है, आइडेंटिफाइज करता है। ड्राइवरलेस कार के अंदर भी ऐसी होता है, उसको बहुत सारे इंसिडेंट और फोटोज दिखाए जाते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला है, टर्न पे क्या लेने होना है, स्पैम, रीजनिंग। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि एक मशीन काम कैसे करती है, जैसे ओल्ड सिचुएशन 1 2 3 और 1000 सिचुएशन दे दिया आपको, वो अपनी नई सिचुएशन को उससे कंपेयर करती है और नियरेस्ट नेबर, उससे करीबी जो निकलता है उससे कंपेयर करके आपको आंसर देती है। ये मशीन लर्निंग उमूमी तौर पे करती है। यही रीजनिंग में होता है, ऐसा ही फेसबुक में होता है, ऐसा ही ड्राइवरलेस कार में होता है। आप ड्राइवरलेस कार में, ड्राइवरलेस कार चल रही है टेस्ला की, ऑटोमेटिकली वो क्या कर रही है, गड्ढा आ रहा है तो रुक जा रही है, कोई सामने आ रहा है तो ब्रेक लग जा रहा है, उसमें कोई बैठा नहीं है, लेकिन मशीन सब ऑपरेट कर रही है। कैसे कर रही है, मशीन को ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स के फोटोज और कैमरेस लगाए गए हैं और उससे उसको ट्रेन किया गया है, हजारों दिखाकर, हजारों सिचुएशंस दिखाकर, और वो सिचुएशन से फिर वो कंपेयर कर कर अपना आउटपुट जनरेट करती है। ओके, तो जनरली नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टाइप होता है और स्ट्रॉन्ग। अब ये किसी कॉम्प्लेक्स मशीन को बनाना, इसमें मशीन लर्निंग भी आता है, डीप लर्निंग भी आता है, न्यूरल नेटवर्क्स भी आता है, उसको स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कहते हैं हम लोग। ये इस्तेमाल होता है ड्राइवरलेस कार वगैरह में। ओके, ये नैरो के एग्जांपल्स है कि कंप्यूटर ने एक बार किसी को शख्स को चेस में हरा दिया था, तो कभी एक बहुत बड़ा इवेंट था, कौन बनेगा करोड़पति का, वो जीता था। ये नैरो के एग्जांपल्स है। रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पैम डिटेक्शन, ये भी नैरो के एग्जांपल्स है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है चैट जीपीटी, ड्राइवरलेस कार, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन सिस्टम्स है। और आगे और के एग्जांपल आ सकते हैं कि भाई ह्यूमन विजन, रोबोट्स जिसको बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैट जीपीटी जिसके ऊपर काम करता है, ये सब स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ओके, इसके लिए एक अच्छी बुक्स है ये। खैर, तो ये मोटा मोटा आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मुझे सीखना है तो मुझे मशीन लर्निंग को सीखना पड़ेगा, डीप लर्निंग को सीखना पड़ेगा, जनरेटिव एआई को सीखना पड़ेगा और डेटा साइंस को सीखना पड़ेगा।
डेटा साइंस को सीखना पड़ेगा, और ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो जनरेटिव एआई में आप देखेंगे तो जनरेटिव एआई क्या करता है, नई चीज को प्रोड्यूस करता है। तो जनरेटिव एआई की एग्जांपल है चैट जीपीटी, आपका ग्रोक, आपका डीप सीक, जिसमें आप सवाल पूछते हैं और वो जनरेट करके आपको जवाब देता है। उसमें एक बड़ी चीज होती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। कैसे काम करता है, उसके अंदर एक बड़ा एक मॉडल होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको एनएलपी के ऊपर वो काम करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो मैंने उसे बहुत सारे सवालात के जवाब दिया, बहुत सारे पीडीएफ दिया, बहुत सारे इंसिडेंट्स बताया, ऐसा होता है, मैकेनिकल के बारे में बताया, इंजीनियरिंग के बारे में बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, लैंग्वेज के बारे में बताया, करोड़ों पीडीएफ उसमें डाले गए। उसको कहते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या चैट जीपीटी ऐसा मॉडल मैं बना सकता हूं क्या? डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके बनाने के लिए करोड़ों बाइट्स का डेटा लगा हुआ है, करोड़ों किताबें लगी हुई है, और किताबें उसके अंदर अपलोड की गई है, उसको सिखाया गया है जैसे बच्चे को सिखाते। लेकिन बच्चे को इतने इंटेंस लेवल पे सिखाया गया है कि आप लोगों ने देखा होंगे कि कुछ बच्चों को पहाड़े 100 तक आते हैं, कुछ बच्चों को पहाड़े सिर्फ 5 तक आते हैं। तो जैसा हम लोग बच्चे को ट्रेन करेंगे तो वो ऐसा वो बड़ा उसका दिमाग बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों को जो है वो बड़े बड़े किताबें याद हो जाती है, कुरान शरीफ कम उम्र में याद हो जाता है, कई ग्रंथ याद हो जाते हैं, कई श्लोक याद हो जाते हैं, कई सूरतें याद हो जाती है, कई टेबल्स याद हो जाते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग। उसी तरीके से मशीन को मल्टीपल चीजों से ट्रेन कराने के प्रोसेस को कहते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करता है ना, आपको आंसर देता है। अब इसमें हम लोग रैग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी हमारी चीज को रखे हुए पूरी दुनिया के बारे में ना बोले, लेकिन सिर्फ हमारे सवाल के बारे में बोले। मैं एक स्कूल में काम करता हूं, कोई अगर स्कूल का टीचर के कोई सवाल है और चैट जीपीटी ये पूछे कि एहसान स्कूल के अंदर, एहसान इंग्लिश मीडियम स्कूल में छुट्टी का प्रोसेस कैसा है, तो क्या चैट जीपीटी इसका जवाब देगा? तो बताएगा मुझे, एहसान की स्कूल में छुट्टी का प्रोसेस कैसा है, क्या चैट जीपीटी इसका जवाब देगा? कैसे देगा? प्रमोद सोनी साहब आप मुझे बताइए कि चैट जीपीटी जवाब दे सकता है क्या? जो हाँ कह रहा है उससे बोला मैं, चलो कोई दूसरा है शायद। अल्लाह बख्श साहब मुझे बताइए कि भाई चैट जीपीटी को कैसे पता चलेगा कि एहसान सैयद की स्कूल में प्रोसीजर क्या है, अगर रूल्स उसको क्या है? पता हो कि आपकी स्कूल कौन सी है और उसका डेटा अगर इंटरनेट पे होगा तो अगर इंटरनेट पे डेटा नहीं है तो पता चल सकता है क्या? इफ यू हैव पुट दैट डेटा इन, अगर नहीं है तो तो नहीं चैट पता जीपीटी चलेगा। जवाब देगा? नहीं, अगर नहीं है और चैट जीपीटी जवाब नहीं देगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रैग आइटम बनाना पड़ेगा। इसको कहते हैं हम लोग रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। यानी अगर मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर कर अपना खुद का चैटबॉट बना रहा हूं, वर्चुअल असिस्टेंट बना रहा हूं मेरी स्कूल का, तो उसको कहते हैं हम लोग चैटबॉट या वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको मैं ट्रेन करूंगा। अगर ट्रेन करने के लिए मैं उसको डेटा दूंगा, लैंग्वेज सिखाते बैठू, तो मुझे उसको लैंग्वेज सिखाने के लिए कई कोडिंग करनी पड़ेगी। तो मैं तो नहीं कर सकता, तो मैं चैट जीपीटी की एपीआई लेकर चैट जीपीटी के मॉडल का इस्तेमाल कर कर रैग आइटम बनाऊंगा। रैग का मतलब होता है कि मैं उसके अंदर अपना पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, अपलोड करूंगा, और उसको ये सवाल पूछूंगा कि मुझे सवाल का जवाब दे इस पीडीएफ के बेस के ऊपर। उसको कहते हैं हम लोग रैग। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो नीचे आपको एक फोटो दिख रहा है, वो फोटो में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट्स को मैंने क्या किया, अपलोड किया, इंजेक्शन किया। इंजेक्शन करने के बाद उसके टुकड़े किया, उसको चंक में डिवाइड किया, और चंक में डिवाइड करने के बाद उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया, इन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट किया, सेव किया। और सेव करने के बाद में मेरा जो यूजर है वो यूजर एक प्रॉम्प्ट दे रहा है। क्या कह रहा है कि एहसान सैयद की स्कूल में छुट्टी का प्रोसीजर क्या है। तो प्रॉम्प्ट के जरिए यहां पर आया और वो वेक्टर डेटाबेस में गया। वेक्टर डेटाबेस ने उसको कन्वर्ट किया वेक्टर में, और कंपेयर किया किससे, जो पीडीएफ उसके पास में है उसके कंटेंट से उसको कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में एक जवाब बना के दिया, और जवाब बनाकर फिर उसको दिया एलएलएम को। और फिर एलएलएम क्या है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से मैंने उसको कनेक्ट किया, और चैट जीपीटी ने उसके अंदर अपना दिमाग लगाकर सेंटेंस की फ्रेमिंग किया और जवाब दिया। क्लियर? तो मुझे एलएलएम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने एलएलएम का इस्तेमाल कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मेल करना है तो मैं मेल करने के लिए क्या करता हूं, मेल करने के लिए मैं जीमेल नहीं बनाता हूं,
मैं मेल करने के लिए सिर्फ अकाउंट खोलता हूँ, अकाउंट खोलने के बाद में मेरे को लॉगिन मिलता है, मैं साइन इन करता हूँ और फिर मैं मेल को बनाता हूँ और मेल को सेंड करता हूँ। तो मैंने क्या किया, गूगल के जीमेल का एक एपीआई इस्तेमाल किया, एक अकाउंट खोला, सिमिलरली उसको कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन इंटरफेस, एपीआई। तो मैं एलएलएम को एज एलएलएम इतना बड़ा बना हुआ है तो उसको कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं और अपनी पीडीएफ को बना सकता हूं और अपने खुद के ऐप और खुद के चैटबॉट बना सकता हूं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, सपोज मैं करियर काउंसलर हूं, आप मेरे पास में सवाल पूछने के लिए आ रहे हैं कि भाई सर 10वीं के बाद मुझे करना क्या है। आप मेरे से एक सवाल पूछेंगे, 2 सवाल पूछेंगे, 4 सवाल पूछेंगे, 10 सवाल पूछेंगे, फिर मैं आपसे उगता जाऊंगा, आपका फोन भी नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक मेरा ऐप बना दूं कि जिसमें जितना नॉलेज मेरे को है उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूं और एक मेरा वर्चुअल असिस्टेंट बना दूं, उसके जवाब अब जो मैं चाहता हूं वो जवाब मैंने सेव कर लिया और एलएलएम को इस्तेमाल करके एक ऐप बना लिया, उसको कहता हूं मैं रैग एप्लीकेशन एंड दैट कैन बी क्रिएटेड। अब वो सारे जवाब किसके देगा, जो एहसान सैयद देना चाहता है वो जवाब देगा। ये भी एक एप्लीकेशन है। एजेंट्स क्या करता है, एजेंट्स मैंने आपको बताया, इब्राहिम एजेंट क्या करता है, एजेंट वही करता है जो हमारा नॉर्मल एजेंट करता है। टिकट में बुक करने के लिए उसको वेबसाइट पे जाना है तो वो वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली जाएगा, वहां पर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद में वहां पर टिकट बुक करेगा, पेमेंट करेगा और सारा एग्जीक्यूशन करेगा। इसको एआई एजेंट्स कहते हैं। इन सारे प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे ना तो इस्तेमाल होता है किस तरीके से एआई काम करता है। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर का मकसद दरअसल ये था आपका कि मैं आपको सिंपल अल्फाजों में ये बताना चाहता था कि चैट जीपीटी काम कैसे कर रहा है। चैट जीपीटी काम ऐसे कर रहा है कि चैट जीपीटी के अंदर एक एलएलएम है। वो एलएलएम क्या कर रहा है, वो एलएलएम आपको कुछ नहीं कर रहा है, एलएलएम को ट्रेन किया गया है। जैसा मैं इस बच्चे को ट्रेन कर रहा हूं, अम्मी को ले जा, जैसा मैंने एक बच्चे को ट्रेन किया, वो जैसा मैंने इस बच्चे को ट्रेन किया वैसे ही एलएलएम को मैंने ट्रेन किया। वो एलएलएम क्या कर रहा है, एलएलएम के पास मैंने बहुत सारे मेडिकल के नॉलेज, साइंस का नॉलेज, इंजीनियरिंग का लैंग्वेज का नॉलेज, हर चीज का नॉलेज मैंने पुट किया। और नॉलेज पुट करने के बाद में अगर उसको सारे रूल्स मैंने बता दिया, उसको बोलते हैं एलएलएम। और वो चैट जीपीटी में काम कर रहा है। और चैट जीपीटी में काम करने के उसको क्या करना पड़ रहा है, मशीन लर्निंग के जरिए सीखना पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं अब मुझे करना क्या है। अगर मुझे, अब मैं आगे आ रहा हूं, अब मेरे बच्चे को अगर सीखना है बस एआई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे या तो मशीन लर्निंग, या तो डीप लर्निंग, या तो फिर डेटा साइंस, या तो फिर जनरेटिव एआई, या फिर एजेंटिक एआई, या डेटा साइंस, इनमें से कोई चीज सीखनी पड़ेगी। अब उसका प्रोसेस क्या होगा, जाहिर सी बात है बच्चे को सिखाने के लिए मैंने क्या किया, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। बेटा ये आम है, ये केला है, ये अंडा है, ये सीताफल है, ये अंगूर है, ये सारी चीजें मैंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से डेटा साइंस और एआई को सीखने के लिए मुझे कुछ टूल्स लगेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज टूल्स थी, यहाँ पर बात करने के लिए। अब मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझती है तो बताएगा मुझे। अब मशीन को मुझे सब ट्रेन करना है तो उससे बात करनी पड़ेगी ना। अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए मुझे कि मशीन को मुझे अब ट्रेन करना है तो मुझे क्या लगेगा। मैंने आपको ये बता दिया कि कंप्यूटर मशीन, लैंग्वेजेस। एग्जैक्टली। तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझती है वो मुझे सीखनी पड़ेगी, उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे सीखनी पड़ेगी जो कंप्यूटर को आती है। तो जनरली मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या डीएल या फिर एजेंटिक एआई, इनको अगर मुझे मशीन को ट्रेन कराना है तो जनरली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है पाइथन या आर। पाइथन बहुत आसान लैंग्वेज है, वो पाइथन जो है हमें सीखनी पड़ेगी और पाइथन के जरिए हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, ट्रेन कराएंगे उसको, और ट्रेन करने के बाद हमारा मशीन ट्रेन हो जाएगा और मॉडल हमारा प्रिपेयर होगा। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने पाइथन की लाइब्रेरीज बनाई है। मतलब क्या है, किसी खास काम के लिए पाइथन को इस्तेमाल किया है, ग्राफ बनाने के लिए, डेटा जनरेट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, उसको लाइब्रेरीज कहते हैं। वो लाइब्रेरी मुझे सीखनी पड़ेगी। उसके बाद में वो लाइब्रेरीज के एग्जांपल्स इस तरीके से टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, केरास, साइकिट-लर्न, नमपाई, पांडास, ये पाइथन की ही लाइब्रेरी है। पाइथन का किसी खास काम के लिए काम हुआ तो उन्होंने उसको कॉपीराइट नहीं बना दिया, उसने उसको मार्केट में फ्री में अवेलेबल करा दिया कि किसी को अगर चार्ट बनाना है, किसी को अगर ग्राफ बनाना है, किसी को अगर डेटा विजुअलाइज कराना है तो उसको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ ये बोल दे कि इंपोर्ट दिस लाइब्रेरी फ्रॉम दिस,
लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर ले और एक लाइन का कमांड लिख दे और उसका। उसी तरीके से डेटा को दिखाना है तो टेबल्यू आता है, एक पावर बीआई आता है, मेटपुलाई आता है, ये सीखना पड़ेगा। क्लाउड, उसको अगर सपोज मेरा ऐप बन गया, ऐप बनने के बाद उसकी फाइल बन गई, वो फाइल रन कैसे होंगी, वो वेबसाइट के ऊपर होंगी, तो वेबसाइट पे रन करने के बाद मुझे कहां डालना पड़ेगा उसको, क्लाउड पे डालना पड़ेगा। तो क्लाउड पे डालने के लिए मुझे क्लाउड सीखना पड़ेगा, AWS सीखना पड़ेगा, गूगल क्लाउड सीखना पड़ेगा, और कैसे उसको डिप्लॉय करते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद में वो कैसे चलेगा उसको कहते हैं हम लोग डिप्लॉयमेंट। ओके, मैंने सीख लिया, एक ऐप बना लिया, मशीन बना लिया, सारी ट्रेनिंग दे दिया उसको, ट्रेनिंग करने के बाद में क्लाउड पर गया, उसको वहां पर पुट कर दिया, और उसको पुट करने के बाद में मुझे एक वेबसाइट का नाम लिया, मैंने डोमेन नेम लिया। अब जैसे लोग डोमेन नेम टाइप करेंगे मेरा ऐप खुल जाएगा। ये सारा प्रोसेस होता है। यही जनरेटिव एआई के चैट जीपीटी बनाने के लिए हुआ, मिड जर्नी में हुआ। आपको चैट जीपीटी कब खुलता है, जब आप चैट जीपीटी टाइप करते हैं। तो जब चैट जीपीटी टाइप करते हैं तो कहां पर जाता है, वो जाता है आपके डोमेन नेम के ऊपर। डोमेन नेम कहां जाता है, आपके क्लाउड पर जाता है। क्लाउड के ऊपर आपकी फाइल सेव है, और फाइल कहां बनी, आपके कंप्यूटर में बनी। आपने क्या किया, उसमें मशीन को ट्रेन किया। मशीन को ट्रेन करने के लिए कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल किया, पाइथन का इस्तेमाल किया। और वो पाइथन का इस्तेमाल करके आपने सारा लॉजिक लगाया, जैसे आप अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ये सारी बातें आपने उसको सिखाया, मॉडल तैयार किया और उसको डिप्लॉय कर। क्लियर। ये सारा प्रोसेस जो होता है किसी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐप को बनाने के लिए। यानी अगर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐप बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइथन सीखनी पड़ेगा, मुझे लाइब्रेरी सीखनी पड़ेगी, ताकि मैं कंप्यूटर से बात कर सकूं, और उसको डेटा से फिर मैं ट्रेन करूंगा, उसके LLM से मैं कनेक्ट करूंगा। कनेक्ट करने के बाद में मैंने काम किया, उसको विजुअलाइज किया कि कैसे काम कर रहा है। वो फाइल को फिर मैंने क्लाउड पे अपलोड किया, डोमेन से उसको कनेक्ट किया, डोमेन लोगों को शेयर किया, लोगों ने डोमेन टाइप किए, वेबसाइट ओपन हुई। ओपन होने के बाद उसने सवाल पूछे, उसके जवाब देना शुरू। ये ऑल प्रोसेस हैपेंस इन मिड जर्नी, डेली, जेमिनी, कोपायलट, सब में यही प्रोसेस होता है। ये मैं बताने की आपकी कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से एआई काम करता है। अगर मुझे एआई सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए, ताकि मैं डेटा के साथ में कुछ काम करूं, प्रोबेबिलिटी के साथ में काम करूं, लीनियर रिग्रेशन में काम करूं। मुझे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज आनी चाहिए पाइथन। मुझे डेटा हैंडलिंग करते आना चाहिए, डेटा को कैसे खेलते डेटा के साथ में वो आना चाहिए। उसके लिए मुझे लाइब्रेरीज आनी चाहिए, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम आना चाहिए, मतलब उसकी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मुझे डीप लर्निंग समझ में आना चाहिए, न्यूरल नेटवर्क समझ में आना चाहिए। फिर मैं जनरेटिव एआई को पढ़ूंगा और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करूंगा, और इंप्लीमेंट करने के बाद में उसको डिप्लॉय कर दूंगा, यानी रन करा दूंगा। ये सारा प्रोसेस होता है। इसके बाद फिर बच्चा कहलाता है एआई इंजीनियर। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कुछ बच्चे जिनको सब कुछ आता है वो क्या कहलाते हैं, एआई इंजीनियर, जो सिर्फ डेटा साइंस से इंसाइट्स निकालते हैं और उससे कुछ बिजनेस के इनपुट जनरेट करते हैं, उसको डेटा साइंटिस्ट कहते हैं। कुछ लोग जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम, मशीन लर्निंग को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो सारे के सारे काम एक बच्चा नहीं करता है। कुछ बच्चे डेटा साइंस में काम करते हैं, कोई एआई में काम करते हैं, कोई डेटा साइंस में काम करते हैं, कोई मशीन को ट्रेन करने में काम करते हैं, तो कोई NLP इंजीनियर का काम करते हैं, कुछ कंप्यूटर विजन का काम करते हैं। फेस रिकॉग्निशन किस में आ गया, कंप्यूटर विजन के अंदर, तो उसी में काम करेंगे। इस तरीके से अलग अलग रोल होते हैं कंपनी के अंदर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स जो सिर्फ कैसे प्रॉम्प्टिंग करते हैं, कैसा अच्छे से आंसर निकालेंगे उससे, उसका इस्तेमाल। कोई एआई प्रोडक्ट मैनेजर होता है, कोई एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एथिक्स स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई एआई के ट्रेनर्स होते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां उसको लेती है, अमेजॉन, गूगल, फ्लिपकार्ट, बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री, बायजूस वगैरह इसके एग्जांपल्स होते हैं। रोबोटिक इंडस्ट्री, मार्केटिंग कंपनी यहाँ पर होती है। ये सारी जगहों पर एआई का इस्तेमाल होता है, और ये एआई का इस्तेमाल जो है आप भी अपने लेवल पर कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। If you have any doubt, any question, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको कुछ चीज समझी नहीं हो तो आई कैन एक्सप्लेन इट इन अगेन सिंपल मैनर। मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि दुनिया में एआई किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से बूमिंग हो रहा है, हमें क्यों एआई समझना जरूरी है, एआई के डिफरेंट टूल्स कौन कौन से हैं।
क्या हम एआई से पेपर टाइप कर सकते हैं? बिल्कुल टाइप कर सकते हैं एआई से मैम। बहुत सारे टूल्स है जिसमें आप वॉइस से कन्वर्ट कर सकते हैं। योर वॉइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द टेक्स्ट। बहुत सारे एआई टूल्स है, मैंने शुरू में आपको टूल्स बताया था, बहुत सारे राइटिंग टूल्स जिसको कहते हैं। वो राइटिंग टूल्स के जरिए आप वॉइस का इस्तेमाल कर सिर्फ बोलेंगे और पेपर फटफट से टाइप हो जाएगा। या फिर आप थोड़ा मोटा बहुत डेटा उसको देंगे तो खुद से आपको पेपर बनाकर दे देगा। बहुत सारे ऐसे टूल्स है, एआई मैजिक टूल्स, मैजिक स्कूल करके एक टूल है जिसमें हम लोग सिर्फ टॉपिक का नाम डालिए, वो आपको पेपर पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर बना के देगा, वर्कशीट बना के दे देगा। एआई मैजिक स्कूल एक ऐप है। देखो चैट जीपीटी, ग्रोक जो है वो जनरलाइज्ड ऐप है, लेकिन कुछ ऐप स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐप होते हैं जो सिर्फ मिड जर्नी, सिर्फ इमेज जनरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एआई मैजिक स्कूल सिर्फ स्कूल के काम के लिए इस्तेमाल होता है, टीचिंग प्लान बनाने के लिए, वर्कशीट बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, समराइज करने के लिए, वगैरह वगैरह, स्टडी के लिए। सर अल एआई तो को हैक कर सकते हैं क्या? एआई को हैक बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी चीज वल्नरेबल होती है, जिसमें कुछ फॉल्ट होते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, उनको हैक किया जा सकता है। लेकिन उसको जब बनाते हैं तो उसको साथ में सिक्योरिटी इंजीनियर्स भी होते हैं जो बहुत ज्यादा उसके अंदर सिक्योरिटी के फीचर्स डालते हैं, जिनको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए तो कंपनी के अंदर एथिकल हैकर भी होते हैं जो कंपनी के चोरों से बचाएंगे। तो एथिकल हैकर जो होते हैं, हैकर से बचाते हैं और सिक्योरिटी बनाते हैं। तो सिक्योरिटी का कवर जो होता है उसको बचाने में मदद करता है। A person of social science background can use the AI। बिल्कुल एआई यूज भी कर सकता है। दो तरीके हैं एआई को यूज करने के। एक तो either you can use on the consumer side और on a developer side। मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको बताने की कोशिश किया दोनों टाइप, अ पर्सन हु इज यूजिंग द ऐप और अ पर्सन हु इज डेवलपिंग द ऐप। मैंने आपको दो चीज क्यों बताया कि जिंदगी भर तक हम इस्तेमाल करने वाले ना बन जाए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर मुझे बंबई से, मुंबई से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है मेरे पास? प्लेन। बस, ट्रेन। बस ट्रेन से जाऊंगा मैं। अच्छा, मेरे पास में एक और ऑप्शन है कि भाई जब ये बस ट्रेन नहीं थी तो लोग सिर्फ पैदल जाते थे, लेकिन बाद में फिर कार आ गई। तो अब मेरे पास में एक ऑप्शन था कि भाई कार आ गई ना, तो लेट्स बाय द कार। तो क्या मेरे पास में पैसे नहीं थे तब भी मैं कार खरीद सकता हूं क्या? ऑब्वियसली नहीं खरीद सकता हूं। उसी तरीके से एआई टूल्स मार्केट में आ गए हैं। तो एआई टूल्स जो आए मार्केट में, वो कभी कभी बहुत सारे टूल्स जो है पेड टूल्स है, जिनको इस्तेमाल करने के लिए मुझे पैसे देने पड़ते हैं। तो मैं एआई का इस्तेमाल करने वाला हूँ तो उससे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता हूँ। यानी मैं अपने आप पर थोड़ा खर्च करूं, उसको इस्तेमाल कर उसको कहीं और जगह बेचूं और मैं कमाना शुरू करूं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दूं, अपनी स्किल्स को बढ़ा दूं। एक ये तरीका है। तो क्या जिंदगी भर तक मैं टूल्स का इस्तेमाल ही करूंगा? सपोज एक कोई बच्चा है, उसको एआई में अपना कोई ऐप बनाना है, तो वो इस्तेमाल करने वाला नहीं है, वो बनाने वाला है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मशीन में ऐप बनाते भी कैसे। जैसे इंसान के बच्चे को ट्रेन किया जाता है, उसी तरीके से मशीन लर्निंग के जरिए मशीन को ट्रेन किया जाता है। मशीन को ट्रेनिंग करने का तरीका क्या है? उसको सुपरवाइज लर्निंग के जरिए, अनसुपरवाइज लर्निंग के जरिए, रेनफोर्स लर्निंग के जरिए स्पॉट बताकर, नहीं बताकर, पैटर्न बनाकर ट्रेन किया जाता है। और बहुत सारे डेटा के साथ में ट्रेन किया जाता है, बहुत सारे एक्सरे डाले जाते हैं, बहुत सारा कंटेंट डाला जाता है, किताबें डाली जाती है, और फिर वो काबिल बन जाता है फैसले लेने के। तब उससे फिर सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देता है। ये मैंने आपको पूरा बताने की इसलिए कोशिश किया कि इफ समवन वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ द डेवलपिंग टीम, अपना करियर बना सकता है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अभी आगे कि हम एआई की ट्रेनिंग भी शुरू करने वाले। एक हम लोग उन लोगों के लिए जो नॉर्मल एआई का सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए एक कोर्स हम लोग बनाने वाले हैं कि एआई टूल्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे कि मैडम ने पूछा कि पेपर बनाने के लिए इस्तेमाल कैसे करेंगे, प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इमेज बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक कोर्स वो बनाने वाले। और खास तौर पे बच्चों के लिए एक कोर्स मैंने डिजाइन किया हूं, जिसमें हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि बच्चे खुद का चैट जीपीटी जैसा ऐप कैसे बनाएंगे, बच्चे खुद के एजेंट्स कैसे बनाएंगे, बच्चे खुद का मशीन लर्निंग का ऐप कैसे बनाएंगे, डीप लर्निंग का ऐप कैसे बनाएंगे, बच्चे डेटा साइंस कैसे करेंगे। इसके लिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि हम एक कुछ दिनों में हम लोग एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग उसमें अपने बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं।
वो फिजिकल भी होगा और ऑनलाइन भी होगा, जिसमें हम बच्चों को ट्रेन करेंगे पाइथन सिखाकर, बच्चों को पाइथन की लाइब्रेरी सिखाकर, एआई को साथ बच्चे खुद के अपने एआई टूल्स बनाएंगे। तो हो सकता है कि आपका बच्चा फ्यूचर के अंदर खुद एक अपना एक नया टूल बना ले, चैट जीपीटी है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एआई। इसलिए मेरे आज के टॉपिक के जो मकसद थे, एआई क्या है, एआई कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एआई कैसे काम करता है, एआई को कैसे सीखा जाए, एआई सीखने के बाद में कहाँ नौकरी लगती है, क्या कहलाते हैं, एआई इंजीनियर कहलाते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर कहलाते हैं, डेटा साइंटिस्ट कहलाते हैं, और बड़ी बात मैंने अभी नहीं किया, पैसा कितना मिलता है। भाई जनरली पैसा जो है अभी एआई इंजीनियर्स को जो है मिनिमम 10 लाख रुपए पर एनम से लेकर 50 लाख 60 लाख रुपए पर एनम भी इंडिया के अंदर पॉसिबल है। ये बूमिंग इंडस्ट्री है, जो इस चीज जिसको आएगा वो रॉक करेंगे। तो दैट इज ऑल पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर वन ट्रेनिंग मॉड्यूल, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो एआई को सीखे, एआई की ऐप बनाना सीखे, एआई को इम्प्लीमेंट करना सीखे, और एआई के ऊपर और मजीद चीजें सीखे, ताकि दुनिया के दौर के साथ वो कदम बा कदम चले, सिर्फ यूजर ना बने। देखो, कार का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, लेकिन कार का इस्तेमाल कौन कर सकता है, जिसके पास में कार खरीदने के पैसे हो। लेकिन एक गरीब का बच्चा अगर उसको कार चलानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कार को बनाना ही सीखना पड़ेगा। अगर कार बना ही दिया तो 100 कारें खरीद दूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ये मेरा विजन है कि मैं एआई की ट्रेनिंग को इतना आम करें हम लोग कि हर स्कूल के अंदर 15 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा चैट जीपीटी जैसे एआई की ऐप बनाना शुरू कर। ये इनिशिएटिव के साथ में 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि हम एआई की ट्रेनिंग को लॉन्च करें। मैं आपको यकीन दिला दूं कि भाई एआई के चैट जीपीटी के चैट बॉट्स बना सकते हैं आप। जैसे आपने आईआरसीटीसी के ऐप पर देखा होगा, अलग अलग ऐप पर देखा होगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। योर 10 years child, your 12 years child, 15 year child can also build that। तो सोचिए, बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा के बड़े कॉन्सेप्ट को सीखेगा, डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट को सीखेगा, नई नई लाइब्रेरीज बनाएंगे, तो क्या हो। मैं डीप सीक का आपको एग्जांपल दूं, चैट जीपीटी जब आया तो चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया। चैट जीपीटी ने तहलका मचा दिया। उसकी जो कंपनी थी ओपन एआई, वो टॉप की कंपनी बन गई। उसकी जो हार्डवेयर बनाती थी एनवीडिया, वो टॉप की कंपनी बन गई। लेकिन चाइना वालों ने क्या किया कि हम उसको चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोडक्टिव तो बनाएंगे, हमें भी बनाना है, लेकिन इसके अलावा मुझे और क्या कर रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसा एक ऐप बनाऊं। तो उन्होंने भी अपना एक एलएलएम बनाया चैट जीपीटी के जैसा, उसका नाम था डीप सीक। तो जब डीप सीक मार्केट में आया तो आपको पता है क्या हुआ, अमेरिका की ओपन एआई और एनवीडिया कंपनी को एक दिन में शेयर्स में गिरावट आई, 17% गिरावट। और एनवीडिया जो है दुनिया की सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 5 ट्रिलियन तक है। उस कंपनी को एक दिन में कितना नुकसान हुआ पता है, चाइना की कंपनी आने की वजह से कितना नुकसान हुआ बताएगा। चैट जीपीटी के आने की वजह से 17% शेयर्स में गिरावट आई, तो एक दिन में कितना नुकसान हुआ। 17% जाना मतलब कितना, 17% जाना मतलब कितना, कितना होगा अंदाजन, 1 लाख, 2 लाख, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 600 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। यानी 600 बिलियन को मैंने चैट जीपीटी से पूछा, बताइए मुझे 600 बिलियन डॉलर कितने होते हैं। तो उसने मुझे कहा कि आर यू इंडियन, मैंने कहा यस, कैन आई शो यू इंडियन रुपीज, यस। तो उसने बताया मुझे कि 600 बिलियन डॉलर होते हैं 50 लाख करोड़ रुपए शेयर्स में गिरावट है। मैंने उससे पूछा 50 लाख करोड़ कितने होते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा कि मुकेश अंबानी का टोटल वर्थ 120 बिलियन है, तो 6 मुकेश अंबानी एक दिन के अंदर बर्बाद हो जाएंगे, इतना नुकसान हुआ एक ऐप के आने की वजह से। तो हाउ पावरफुल द टेक्नोलॉजी इज। एक टेक्नोलॉजी का बनना, और टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए कितने लोगों ने काम किया पता है चाइना में, सिर्फ 200 इंजीनियर ने काम किए, 15 साल से लेकर 30 साल की उम्र के नौजवानों ने, और 200 लोगों को खर्च आया 2 साल में काम करने का 70 करोड़ रुपए। और 70 करोड़ रुपए लगाने के बाद में अमेरिका की कंपनी को 600 बिलियन का फटका एक दिन में लग चुका है। उसे रिकवर करते करते एनवीडिया को 3 महीने लग गए। दैट इज द पावर ऑफ एआई, दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग द थिंग्स, लर्निंग द टेक्नोलॉजी। सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, इस्तेमाल करने के साथ साथ हम टेक्नोलॉजी को बनाएंगे भी। दैट इज माय एम। इसलिए मैं एआई ट्रेनिंग शुरू करने जा रहा हूं। इसमें ट्रेनिंग के जरिए मेरा मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एआई के ऊपर ट्रेन करें,
जैसा कि मैंने बोला ना, आपको बच्चे को हम ट्रेन करते हैं उस तरीके से मशीन को ट्रेन करते हैं। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड। आपके बच्चों को हम लोग बनाएंगे, आपके बच्चों को हम ट्रेन करवाएंगे, आपके बच्चों को टेक्नोलॉजी बनाएंगे ताकि आपके बच्चे भी मिड जर्नी जैसा ऐप बनाए, ग्रोक के जैसा ऐप बनाए, चैट जीपीटी जैसा ऐप बनाए, डीप सीक जैसा ऐप बनाए। और वो ऐप, एक ऐप का बनना करोड़ों लोग डाउनलोड करते हैं, एक झटके के अंदर हजारों करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा हो सकता है। दैट इज पॉसिबल एंड दैट इज द पावर ऑफ इल्म एंड तालीम। एजुकेशन का ये पावर है। लेकिन कौन सा एजुकेशन? रिलेवेंट एजुकेशन। रिलेवेंट एजुकेशन का मतलब क्या? जो दुनिया में चल रहा है, दुनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एजुकेशन। आप बोलेंगे मैंने बीए कर लिया, एमए कर लिया, फलाना कर लिया। नो, आपको वो इल्म हासिल करना पड़ेगा जो दुनिया में चल रहा है। दुनिया में कौन सी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। यू शुड नो द पाइथन, यू शुड नो द लाइब्रेरीज, यू शुड नो द डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, यू शुड नो द जनरेटिव एआई, यू शुड नो क्रिएट योर ओन जनरेटिव एआई ऐप, you should create your own artificial intelligence app. That is the requirement of this world and that is the requirement what we are teaching. I am not telling, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बच्चों को स्कूल से निकाल दीजिए आप। यस, वो जा रहा है, जाने दीजिए। 100% ला लेगा तब भी उसको कुछ अगर फायदा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? 100% लाने के बाद भी रिजर्वेशन नहीं है, अगर उसमें स्किल्स नहीं है तो। एक बच्चा 15 साल की उम्र में दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बना रहा है, शाहरुख नाम का, उसको लॉन्च कर रहा है। 11 साल की बच्ची, केरला की एक बच्ची ऑगलर नाम का एक ऐप बना रही है, जिसमें ऐप में अगर मैं देख लूं तो मेरी आंख में कौन सी बीमारी है पता चल जाए। ये ऐप अगर आपका बच्चा बनाए तो लाखों करोड़ों में पहुंच सकता है बच्चा यार। दैट इज पॉसिबल। 11 साल की बच्ची ने एक ऐप बनाई जिसको मैं देख लूं, अगर उसमें ऐप को स्कैन कर लूं तो बता देंगी मेरी आंख में कौन सी बीमारी है। ऑगलर नाम का ऐप है। तो कोई बच्चा जो है 13 साल की उम्र में गूगल के अंदर जॉब पर लग रहा है 63 लाख रुपए महीने की। तो कोई पूना में बैठे बैठे एक बच्चा 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। कोई बच्चा पटना के अंदर, केरला के अंदर बैठकर अमेरिका की कंपनी को सपोर्ट कर रहा है यहां से, और 50 लाख रुपए महीना साल का कमा रहा है। दैट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। ग्लोबल इज द मार्केट मैन। हिस्ट्री में आप जाकर देखेंगे तो एक जमाने में ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हम बगैर कंपनी को यहाँ पर आने नहीं देते थे। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, बाहर की कंपनियां यहाँ पर आई तो पैसा आया, पैसा आया तो टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आने के बाद में जब मार्केट बूम हुआ तो वही लोग जो समझते थे कि इतनी इकोनॉमी नहीं डेवलप होगी, कई बिलियन डॉलर्स में इकोनॉमी इंडिया की हो गई, जीडीपी हो गई। और अगर हम आज भी अगर काम करना चाहते हैं तो ग्लोबल दुनिया हमारे लिए मार्केट है। दुनिया में हमारे बच्चे काम करेंगे, हमारा ऐप कहाँ चल सकता है, किधर चल सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मैं यही बताने के लिए आपको इस वीडियो में आया था। हम मल्टीपल प्रोग्राम्स रखेंगे, अभी मल्टीपल ऑल लिंक्स में रखूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास में मैं चैट जीपीटी पे करूंगा। आप चाहते तो मैं आपको उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें हम शुरू करने वाले ये सारे काम। मेरा नंबर दिया है आपको, आपके पास मेरा नंबर भी है। वैसे मैं एहसान करके मैंने चैट पे अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे हाई कीजिए, उस ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे आपको। दुनिया में हमारे बच्चों को वो भी सिखाना पड़ेगा जो चल रहा है, और वो भी सिखाना पड़ेगा जिसकी वजह से वो दुनिया में रहने के लायक बनेगी। किसी का कोई सवाल हो और कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो अपने आपको दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। किसी का कोई सवाल है या कोई फीडबैक दे दे तो मुझे थोड़ी खुशी हो जाएगी कि आपको लेक्चर समझा, वरना ऐसा लगेगा कि मैं ही अब बस अपने आप में बड़बड़ करके चला गया। फरहत मैम, फौजिया मैम या एनीथिंग, एनीवन, आप अपना अगर ऑडियो ऑन करके अपने आप को अनम्यूट करके आप फीडबैक दे दे कि आपको समझा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, एनीथिंग। आई एम ओपन टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ फीडबैक, डोंट वरी। मैंने आपसे कुछ पैसे नहीं लिए हैं और फिर भी मैं नेगेटिव फीडबैक भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तो आप मुझे लिखकर भी और कोई कोई बोलकर भी बोल दे मुझे। अपने वीडियो ऑन नहीं किए चलेगा, एटलीस्ट वीडियो ऑन किए तो अच्छी बात है, नहीं ऑन किए तो अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे हम लोग, उसमें आप अगर जुड़ते हैं तो जुड़िए। बहुत अच्छा लगा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई जी anyone wants to? जज़ाकल्लाह खैर, बहुत कुछ जानने को मिला। स्पेशली क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है इसमें, मेरे को वही जानना था क्योंकि मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया है कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसी में जानना था कि क्या क्या करियर है, तो इसके थ्रू बहुत सारी चीजें पता चली। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग यहाँ पर नॉन टेक्निकल थे जिनको अभी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने कोशिश ये किया है आसान लैंग्वेज का इस्तेमाल कर
आसान तरीके से मुझे बता कर, तो कोई उसके ऊपर दे कि भाई बहुत सारे मैंने टेक्निकल टर्म का इस्तेमाल किया, मैं कोशिश किया कि मैं कम से कम टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करूं, आपको समझा दूं कि एक्चुअल में चैट जीपीटी के पीछे क्या हो रहा है। तो कोई उसके ऊपर मुझे फीडबैक दे, आपको वो समझ में आया कि नहीं आया। सर क्या एआई को भी प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, एक कंपनी जो होती है, कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है, उसको साइबर सिक्योरिटी की पूरी टीम होती है। कुछ लोग मशीन लर्निंग में काम करते हैं, कुछ लोग सिर्फ लाइब्रेरी के ऊपर काम करते हैं, कोई सिर्फ डिप्लॉयमेंट के ऊपर काम करते हैं, तो कोई उसकी सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं, कोई उसको एथिकल हैकर से बचाने के लिए काम करते हैं, सॉरी हैकर से बचाने के लिए एथिकल हैकिंग की टीम में काम करते हैं। तो एक कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर एक कोई बनाता है, कोई उसको पैक करता है, कोई लेबल चिपकाता है, कोई उसको मार्केट में बेचता है, कोई उसकी इन्वेंट्री रखता है। उसी तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग, एक आदमी सारे काम करेगा जरूरी नहीं है। मैंने आपको पूरा पाइपलाइन बताया कि यहाँ पर मशीन को मशीन को प्रिपेयर करने के लिए ट्रेन किया जाता है, ट्रेन करने के बाद में उसके अंदर और दिमाग लगाया जाता है, फिर उसका मॉडल तैयार किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है, ये सब बताया। अब इसमें बच्चा जो जो जहां पर सीख लेगा, जितना सीख लेगा उसमें जा सकता है। एनीथिंग else wants to give you the feedback, वाइस फीडबैक कोई दे सकता है? और अस्मा सैयद मैम, थैंक यू वेरी मच, डाउन टू अ सिंपल वे में एक्सप्लेन किए आपने, कवरिंग द ऑल द पॉइंट्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू मैम। अस्मा मैम, फरीद मैम, माय ग्रैंडसन इज इंटरेस्टेड इन पाइथन, करंटली ही इज यूजिंग scratch coding, very good to make the translation app, but he is looking forward to learn the yes, I will definitely start python। पाइथन के हम लोग जनरेटिव एआई भी शुरू करेंगे और बहुत जल्द हम लोग लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। तो फरीद अहमद साहब, आप टच में रहिए इंशाल्लाह, तो वी विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू। और किसी का कोई सवाल हो और कोई फीडबैक देना चाहते हो तो यू आर ओपन टू ऑल, अदरवाइज यू कैन टेल मी।